हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल निशंत स्टडीज। तो आज से हम फ्रेंड्स स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश सब्जेक्ट। और ये जो एमपी जीके है ये हमारे एमपी के हर ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट छोटा ज़रूर है पर क्या है कि ये सब्जेक्ट ना अक्सर हम भूल जाते हैं, पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता। तो इस क्लास में हम मध्य प्रदेश का सारा सिलेबस तो कवर करेंगे ही, साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको वो सारा ही सब्जेक्ट मतलब लर्न हो जाए, फिर आपको भूलो नहीं आप सब। तो अब हम शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, कला संस्कृति, मध्य प्रदेश की पॉलिटी और ये जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति रहती है ना वो सब, और वर्तमान में मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ नए जिले वगैरह भी बन रहे हैं, तो उन सभी को हम इस क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। और साथ ही साथ ये जो क्लास है हमारी ये MPSI, MPPSC और पटवारी और अभी ये जो जेल पैरी की भर्ती आ रही है उन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एमपी के स्टेट के सभी एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश आता है। तो ये जो क्लास है इसमें हम ना मध्य प्रदेश की वो मेंस और प्री दोनों को ही कंबाइन करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का इतिहास। चलिए, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लें कि मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान। इन 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है और सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश के साथ। तो ये मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, मध्य प्रदेश की अक्षांशीय विस्तार वगैरह ये हम बाद की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के साथ। तो मध्य प्रदेश के इतिहास को जानने के लिए हमें सबसे पहले इतिहास क्या होता है इस बात को जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो डेफिनेशन के तौर पर बोले तो अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो पहले जो कुछ भी घटनाएं हो चुकी हैं उन सभी को हम जब पढ़ते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, तो वो इतिहास कहलाता है। और अब देखते हैं हम इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इतिहास का डिवाइडेशन 3 पार्ट में हुआ है: प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल था उसे हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इनके इंग्लिश नाम थोड़े इजी हैं हिंदी के कंपैरिजन में, तो इनको हम सबसे पहले लिखते हैं प्रागैतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल और हिस्टोरिक पीरियड ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। तो हम सभी को पता है कि पहले आदिमानव हुआ करते थे और मानव एक मतलब असभ्य जीवन जी रहा था। मानव को ये सब कुछ ज्ञान नहीं था जो वर्तमान में है। तो उस समय मानव क्या मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन वगैरह फिर धीरे धीरे मानव ने बनाने सीखे, आग जलाना सीखा। तो मानव का एक क्रमबद्ध विकास हुआ है और उस क्रमबद्ध विकास को ही हम इन 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इतिहास को उस क्रमबद्ध विकास को समझाया है। तो प्रागैतिहासिक काल पर हम सबसे पहले आते हैं। तो डेफिनेशन क्या है प्रागैतिहासिक काल की कि वह काल जिसकी जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इन तीनों में डिफरेंस ये है कि इसमें प्रागैतिहासिक काल में हमें इसकी जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिर्फ पाषाण संस्कृति आई थी। तो पाषाण की जो भी चीज़ें मिली हैं, चाहे वो खिलौने हो, बर्तन हो, तो उन सभी के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। और आदिऐतिहासिक काल में हमें इसकी लिखित जानकारी तो प्राप्त होती है पर उसे हम पढ़ नहीं सकते, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो थी पर उसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो वो आता है आदिऐतिहासिक काल। उसके बाद आया हमारा ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल वो काल वर्तमान का है जिसमें मतलब हमें लिखा भी गया है, उसको हमने पढ़ा और समझा भी गया है, तो वो ऐतिहासिक काल है। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को समझते हैं। तो वह काल जिसकी लिखित जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, जिस काल में मानव एक असभ्य जीवन जी रहा था। असभ्य इन द सेंस कि घर में नहीं रहता था मानव जानता नहीं था कि कपड़े किस तरह पहनते हैं, किस तरह आपस में बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी। तो वो काल था हमारा प्रागैतिहासिक काल। और इस काल के हमें मिट्टी के उपकरणों, खिलौनों आदि से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें पता चलता है कि इस काल में क्या था, मानव खाना बदोश था।
मानव क्या था, खाना बदोश, मतलब कि खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ घूमता था। उसके बाद क्या हुआ कि मानव ने धीरे धीरे सीखा शिकार करना, है ना। आखेटक बन गया मानव, फिर मानव बना आखेटक। तो हम कह सकते हैं कि इस काल में क्या था कि इसके हमें उपलब्ध हैं पाषाण आधारित साक्ष्य। तो ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसी समय आई थी पाषाण संस्कृति। तो ये जो पाषाण संस्कृति आई, इसी के आधार पर हमें इस काल का ज्ञान हुआ, पाषाण संस्कृति। तो पाषाण संस्कृति में हमें मानव ने धीरे धीरे किस तरह क्रमबद्ध विकास हुआ मानव का, वो सीखा। तो मानव ने क्या किया, सबसे पहले मानव बन गया आखेटक से भोजन संग्राहक, मतलब भोजन का संग्रहण करने लगा। उसके बाद मानव ने क्या किया, इसमें पाषाण को हथियार बनाया। हम देखते हैं कि नव पाषाण युग आएगा, पुरा पाषाण युग। तो इन युगों की प्रागैतिहासिक काल की ही जो डिवाइड किया है 4 भागों में, पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, तो उनको किस आधार पर किया है, उन पत्थरों के हथियार के आधार पर, औजारों के आधार पर, जैसे बेदनी, खुरचनी, इस टाइप के हथियार फिर धीरे धीरे मानव ने डेवलप किए। तो इसके बाद मानव क्या था कि उसने धीरे धीरे पाषाण के हथियार बनाए। इन हथियारों के आधार पर ही इस पूरा प्रागैतिहासिक काल को हम डिवाइडेड करेंगे। पाषाण के हथियार बनाए। उसके बाद मानव कहाँ गुफा वगैरह में रहने लगा। फिर मानव ने क्या, मानव हम सभी ने अपनी 6th 7th की क्लास में पढ़ा है कि चकमक पत्थर से मानव ने क्या आग जलाना सीखा था। तो मानव ने क्या सीखा था, आग जलाना, है ना। और ये जो काल का निर्धारण होता है, ये शैल चित्र के आधार पर होता है, मतलब मानव ने कुछ चित्र वगैरह उन गुफाओं में बना दिए थे, तो ये शैल चित्र निर्मित किए। तो ये हमारा हो गया प्रागैतिहासिक काल। तो हम अब आते हैं आद्यैतिहासिक काल पर। तो इसका क्या है कि हमें लिखित विवरण तो उपलब्ध है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, है ना। तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध। ये जो मैं नोट्स बना रही हूँ, आप इनको इसी फॉर्म में अपने रजिस्टर या कॉपी पर नोट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी होगी। तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध, किंतु पढ़ा नहीं जा सका इनको, उपलब्ध किंतु पढ़ा नहीं जा सका। उदाहरण क्या है इसका, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। और अब आता है ऐतिहासिक काल। और ये है ऐतिहासिक काल का क्या है कि इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और इनको पढ़ा भी जा चुका है। उपलब्ध में पढ़ा भी जा चुका है, क्योंकि इस समय तक मानव पूरी तरह से वर्तमान मतलब युग में जैसा मानव है सब हो चुका था। तो ये हमने देख लिया कि इतिहास का डिवाइडेशन 3 पार्ट में है, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो अब हम शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल का डिवाइडेशन। तो इसको शुरू करने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस को आप मतलब आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो पाषाण युग का विभाजन हम देखें तो पाषाण युग को ना 3 मतलब पार्ट में बांटा गया, डिवाइड किया गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये जो पुरा पाषाण काल है, इसका समय क्या था, 20 लाख ईस्वी से ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व। और इस समय क्या हुआ था कि मानव आखिर तक मतलब कि शिकार करना तो सीख ही लिया था, साथ ही साथ मानव भोजन संग्राहक भी हो गया था, भोजन का संग्रहण करने लगा था, मतलब संग्रहित करके रखने लगा था भोजन को।
मानव ने आग जलाना सीखा था, पशुओं का शिकार करना सीखा। तो जैसे कि वर्तमान युग में ये जो उपलब्धि है कि आज हम जैसे चांद पे भारत पहुंच गया है, और तो इसी प्रकार से ये उस समय के मानव की उपलब्धि थी कि मानव ने आग जलाना सीखा, पशुओं का शिकार करना सीखा, धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ। तो पुरापाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल। तो इसका समय है 9000 से 4000 ईस्वी पूर्व। और इसमें क्या हुआ था कि पहले ही बताया था जैसा कि ये जो काल का डिवाइडेशन है ये सब औजारों के उनकी औजारों पर डिपेंड करता है। तो धीरे धीरे औजार ना छोटे होते गए थे, तो इस काल में औजारों का लघु स्वरूप हो गया। और अब मानव ने पशुओं के शिकार के साथ साथ अब मानव ने मध्य पाषाण काल में पशुपालन सीख लिया था कि पशुओं को पाल के मानव रखने लगा था। फिर आया था, इसके बीच में आई थी एक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। तो चूंकि हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं तो ताम्र पाषाणकालीन युग मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ खास स्थान नहीं प्राप्त होते, कुछ स्थानों पर मिलता है देखने, वो भी बहुत कम। तो इसलिए इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या है कि 6000 से 2000 ईस्वी पूर्व तक का इसका समय रहा था। इस काल तक मानव भोजन उत्पादक हो गया था, कृषि करने लगा था। और उसके बाद आया मानव ने क्या किया कि अब मानव स्थायी निवास मानव ने बना लिए, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने लगा, उनमें खाने लगा। तो अब हम कह सकते हैं कि इस समय ना मानव एक सभ्य जीवन जीना मानव ने शुरू कर दिया था। तो अब हम ये जो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है, ये मध्य प्रदेश में हमें कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, हम इस चीज़ को देखेंगे कि मध्य प्रदेश में इनके मतलब साक्ष्य कहाँ कहाँ हमें प्राप्त होते हैं। ये तीनों कालों में मध्य प्रदेश में किन नदी घाटी में किन किन, चंबल घाटी, नर्मदा घाटी, तो इनके मतलब कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, पुरा पाषाण काल कहाँ प्राप्त हुआ है, ये सब हम देखते हैं। हाँ, तो ये जो पुरा पाषाण काल है, तो यह काल क्या था कि आखिटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है। और इस काल में मतलब मानो आखिर शिकार करने लगा, खाद्य का संग्राहक हो गया। तो इस काल को कहते हैं। इस युग के विशेष औजार क्या हैं? बिना वैध अथवा लकड़ी वाले हस्त कुठार के अतिरिक्त खुरचनी, जिसको हम स्क्रैपर कहते हैं, मुष्टि कुठार, हैंडेक्स, क्योंकि इनके इंग्लिश में नाम थोड़े इजी हैं। तो ये मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों में पाए गए। तो चूंकि ये सब चीजें मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में पाई गई है ना, इसी के आधार पर पता चला है कि पुरा पाषाण काल के मतलब मध्य प्रदेश में भी साक्ष्य पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में। तो पुरा पाषाण कालीन क्षेत्र की बात करें तो महेश्वर, आदमगढ़, मंदसौर और नाहरगढ़, इन चारों क्षेत्रों में हमें पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब क्या आता है इसका नदी क्षेत्र। तो कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति, हमने जैसे अभी तक देखा सिंधु घाटी सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, ये सब कहाँ एक नदियों के पास ही विकसित हुई है। क्योंकि इजी सी बात है कि मानव को वहाँ मतलब पानी वगैरह उपलब्ध होता है, नदी में मछली वगैरह रहती है, उनको भोजन भी उपलब्ध रहता है सहजता से। तो इसलिए ये भी जो हमें मिले हैं ना ये क्षेत्र, ये पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य, ये नदियों के पास मिले हैं। तो कौन कौन सी नदी के पास ये हमें साक्ष्य मिले हैं? नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा एवं सोन घाटी। तो ये मध्य प्रदेश की ही चारों प्रमुख नदियां हैं। उसके बाद इस विशेष तो क्या है कि जबलपुर भेड़ाघाट में स्तनधारी पशु जीवाश्म मिले हैं। और भीमबेटका और रीवा में हमें छैनी प्राप्त हुई है। नरसिंहपुर खोपड़ी जीवाश्म प्राप्त हुआ है नरसिंहपुर से हमें। और सोन घाटी है, यहाँ हमें पूर्व पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा हो गया मध्य प्रदेश का पुरा पाषाण कालीन मतलब विभाजन की मध्य प्रदेश किस प्रकार से मध्य प्रदेश में पुरा पाषाण कालीन हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये जो सारा नोट्स है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको इसी तरह से लिख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको बाद में इसको पढ़ने में आसानी होगी। एक ऐसे जो हम लिख लेते हैं ना बड़ा सा, उसके कंपैरिजन में इस तरह ये जो हम छोटे छोटे नोट्स बना लेते हैं ना, इससे ये हमें आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है, अब सेकंड हमारा पार्ट आ रहा है पुरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल। तो ये जो पुरा पाषाण काल है, इसके बाद हमारा हमने उसको पढ़ लिया है। उसके बाद कौन सा काल आया है? मध्य पाषाण काल। तो ये जो मध्य पाषाण काल होता है ना, इसका एक और नाम है विस्तृत प्रस्तर युग। इसको विस्तृत प्रस्तर युग भी कहा जाता है। तो इस काल में क्या हुआ कि इस काल में औजारों में ना लघु रूपता आ गई। तो औजारों के आधार पर ही इन कालों को डिवाइडेड किया गया है। तो इसमें क्या हुआ कि औजारों की कला को यदि हम देखें तो पूर्व पाषाण युग के उत्तरी चरण के औजार बनाने की कला पर आधारित थी। वो जो पूर्व पाषाण युग में उत्तरी चरण आया, मध्य का उनका जो चरण आया, उसमें जिस प्रकार से औजार बनाए जाते थे उसी प्रकार के औजार बनाए जाने लगे मध्य पाषाण काल में। किंतु क्या हुआ कि इन औजारों में क्या आ गई? लघु रूपता आ गई, औजार थोड़े छोटे हो गए। तो इन औजारों के आधार पर इसको क्या कहा गया है? मध्य पाषाण काल कहा गया। तो इसमें प्रमुख औजार कौन कौन से हैं? मध्य पाषाण काल को देखें तो इसमें क्या है? नोक। नोक को क्या बोलते हैं? पॉइंटर। वो जो हम देखते हैं ना प्रकाल में वो जो रहता है वो नोक, उसी टाइप की नोक
कहा जाता है, या सुई की नोक किसी भी टाइप से कह सकते हैं। तो इसमें नोक में पॉइंटर, फिर बेधनी, ड्रिल कहा जाता है, और खुरचनी, स्क्रैपर। ठीक है, अब इसके प्रमुख क्षेत्र हम देखें तो ये जो हमारा मध्य पाषाण काल है, इसके हम जब क्षेत्र देखते हैं मध्य प्रदेश में, हमें इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो वो क्षेत्र हमारे पुरापाषाण काल में भी हमारा जबलपुर आया था। तो ये क्षेत्र कुछ कुछ कॉमन है। तो हम देखें तो जबलपुर, सागर, मंदसौर, सीधी, निमाड़, विदिशा। मंदसौर पुरापाषाण काल में और जबलपुर भी दोनों ही क्षेत्र थे। और ये जो मध्य पाषाण काल है ना, इसमें भी जबलपुर और मंदसौर है। सागर में भी प्राप्त हुए हैं, सीधी, निमाड़ और विदिशा में प्राप्त हुए। अब हम देखते हैं नदी क्षेत्र। तो नदी वही है हमारी चंबल, नर्मदा, बेतवा, और क्या है इसकी सहायक नदियां। तो इसकी जो सहायक नदियां है ना, उसके आसपास भी हमें इसके क्षेत्र साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना। और अब हम देखते हैं इसमें विशेष। तो विशेष क्या है कि भीमबेटिका से हमें ब्लेड अवयवों के विकास को अनुरेखित किया गया है कि किस प्रकार से ब्लेड अवयवों का विकास हुआ है, तो उसको कहाँ बताया गया है, उसके साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं, हमें भीमबेटिका में प्राप्त होते हैं। और ये जो आदमगढ़ है ना, आदमगढ़ में पालतू जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हमें। ठीक है, और इस समय के औजार हमें पता है कि औजारों में लघुरूपता आ गई थी, छोटे औजार बनाए जाने लगे थे। लेकिन औजार किन पत्थरों से निर्मित होते थे, तो वो पत्थर है जेस्पर, एगेट, चर्ट, क्वार्ट्ज और फिलिंट। तो इन जैसे उच्च कोटि के पत्थरों से इसके औजार निर्मित किए जाते थे। तो ये है हमारा पूरा मध्य पाषाण काल। तो आप 1 मिनट इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद इसको पूरा अपने नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं मध्य पाषाण काल के बाद अब हम आते हैं उत्तर पाषाण काल पर, और उसके बाद है नव पाषाण काल कि नव पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं। पहले उत्तर पाषाण काल आएगा, फिर नव पाषाण काल।